हेलो एवरीवन। बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आज हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, एसी एनालिसिस। और एसी एनालिसिस में हम सबसे पहले देखेंगे एसी फंडामेंटल्स के बारे में, ठीक है ना। इसमें हम देखेंगे कि एसी जो है वो डीसी से कैसे अलग है और कितना अलग है, ठीक है। और इसमें हम ये भी देखेंगे कि एसी जो है वो कैसे जनरेट होती है, और फिर उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स की बात करेंगे, जैसे कि एसी के पैरामीटर्स की बात करेंगे कि उसमें आरएमएस वैल्यू क्या होती है, एवरेज वैल्यू क्या होती है, टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ठीक है ना, वो साइकिल्स क्या होती हैं। तो इन सब के बारे में भी बात हम करेंगे, तो काफ़ी डिस्कशन उसमें होगा। तो लेकिन अभी हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो एसी फंडामेंटल्स के बारे में, ठीक है। तो एसी फंडामेंटल्स में हम सबसे पहले आपको बता दें कि जो सबसे पहले करंट खोजी गई थी वो थी आपकी डीसी। और डीसी को थॉमस एडिशन ने इन्वेंट किया था, खोजा था उसको, ठीक है ना। और जो एसी का क्रेडिट है वो जाता है निकोला टेस्ला को जाता है, ठीक है ना। तो डीसी की खोज कौन किया था? थॉमस एडिशन ने। और एसी की बात करें तो एसी के लिए कौन है? आपके निकोला टेस्ला। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं डीसी के लिए। तो देखो डीसी की बात करें, अगर हम डीसी की बात करें तो डीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? डायरेक्ट करंट, ठीक ना, डायरेक्ट करंट। और डीसी के वेव फॉर्म की बात करें, अगर इसका वेव फॉर्म देखें तो इसका वेव फॉर्म जो होता है कुछ इस तरह होता है, ठीक है ना। डीसी के वेव फॉर्म की बात करें तो इसका वेव फॉर्म कुछ इस तरह होता है। ये मान लेते हैं आई है, और ये एक्सिस जो है वो आपका क्या है? टी। तो जो डीसी है वो एग्जिस्ट करती है, जो डीसी करंट है वो एग्जिस्ट करता है -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी, ठीक है ना। -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी के बीच में क्या है? डीसी आपका एग्जिस्ट करता है। देखो ये -इन्फिनिटी से चल रहा है और किधर की तरफ जा रहा है? +इन्फिनिटी की तरफ। डीसी में अगर और बात करें तो डीसी का जो टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड जो होता है वो क्या होता है? आपका इन्फिनिटी होता है, ठीक है ना। टाइम पीरियड एक ऐसा समय अंतराल होता है किसी सिग्नल का जिसके बाद सिग्नल खुद को क्या करने लगे? रिपीट करने लगे। जैसे कि अगर आप एसी में देखते हो तो एसी में क्या है कि कुछ इस तरह की वेव फॉर्म होती है। तो इसके बाद की फिगर को देखो, अगर मैं इसको डॉट 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 कर दूं तो इसके बाद के फिगर को देखोगे तो इधर का ये जो फिगर है और इधर का जो फिगर है वो क्या है? सिमिलर है। तो यहां से यहां तक का जो समय अंतराल होगा ना, इसको हम क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड बोलते हैं। तो लेकिन डीसी में ऐसा नहीं मिलता है, ठीक ना। तो डीसी में ये माना जाता है कि ये जो सिग्नल है खुद को रिपीट कर रहा होगा एक, कहाँ पे? अनंत के बाद, ठीक ना। एक अनंत पे कहीं जाके अपने आप को रिपीट कर रहा होगा। तो एक सीधी लाइन है तो इसका कोई रिपीटिशन नहीं दिख रहा है, तो हम मान के चल रहे हैं कि ये कहाँ पे अपने आप को रिपीट कर रहा होगा? अनंत पे। इसलिए इसका टाइम पीरियड जो है यहाँ पे क्या है? इन्फिनिटी रखा जाता है। और टाइम पीरियड को हम किससे दिखाते हैं? कैपिटल टी से दिखाते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कैपिटल टी, ठीक ना। तो टाइम पीरियड क्या हो गया इसका? इन्फिनिटी हो गया। और जब टाइम पीरियड इन्फिनिटी हो गया तो फ्रीक्वेंसी कितनी लगेगी? फ्रीक्वेंसी इक्वल टू होता है 1/t होता है। तो टाइम पीरियड अगर इन्फिनिटी हो गया तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे क्या होगी? 0 हर्ट्ज होगी, ठीक है ना। तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे क्या होगी आपकी? 0 हर्ट्ज होगी। अब इसमें और मैग्नीट्यूड की बात करें, मैग्नीट्यूड की बात करें तो इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ कि किसी भी समय पर इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो चेंज नहीं होता है। जैसे कि अगर 1 एम्पियर की करंट का मान लो फिगर है, तो अगर ये 1 एम्पियर यहाँ पर है तो देख रहे हो कि 1 सेकंड पर इसकी वैल्यू जो थी वो कितनी थी? 1 एम्पियर थी। तो अगर 10 सेकंड पे भी देखोगे तो इसकी वैल्यू अभी भी कितनी है? 1 एम्पियर ही है, ठीक है ना। ये चेंज नहीं हो रहा है, समय के साथ इसका मैग्नीट्यूड क्या है? चेंज नहीं हो रहा है। तो इसलिए इसका जो मैग्नीट्यूड क्या होता है? वो कांस्टेंट होता है। लेकिन अगर आप एसी की बात करोगे तो एसी जो है वो क्या है? पहले 0 था, फिर मैक्सिमम जा रहा है, फिर कम हो रहा है, फिर 0, फिर निगेटिव जा रहा है, इस तरह हो रहा है ना। तो एसी की वैल्यू क्या है? समय के साथ चेंज हो रही है। तो इसलिए उसको हम क्या करते हैं? अल्टरनेटिव करंट कहते हैं। तो चलो एसी का भी डिस्कशन कर लेते हैं यहाँ पे। तो बात करते हैं हम एसी की। तो एसी का फुल फॉर्म क्या होता है आपका? अल्टरनेटिव करंट होता है।
इसी का फुल फॉर्म क्या है? अल्टरनेटिव करंट, ठीक ना, अल्टरनेटिव करंट। इसके ग्राफ की बात करें, अगर इसका ग्राफ कैसा होता है, तो ग्राफ की बात करें तो कुछ इस तरह होता है इसका ग्राफ, ठीक ना। ये टी हो गया, ये आपका क्या है? आपका आई टी मान लेते हैं, एसी करंट है। तो इसका जो एग्जिस्ट होता है, ये जहां कहां तक एग्जिस्ट करती है, ये भी जो है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी के बीच में क्या करती है? एग्जिस्ट करती है, ठीक ना, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी के बीच में, ठीक है। यह एक आपकी क्या है? पीरियोडिक सिग्नल है। किस टाइप की सिग्नल है? यह एक कैसा सिग्नल है? पीरियोडिक सिग्नल है। पीरियोडिक सिग्नल से, ठीक है ना। अगर इसके टाइम पीरियड की बात करें तो इसका एक टाइम पीरियड फिक्स होता है, ठीक है ना। टाइम पीरियड कहां से कहां तक होगा? टाइम पीरियड एक ऐसा समय अंतराल होता है जिसके बाद सिग्नल खुद को क्या करने लगे? रिपीट करने लगे। तो मान लो कि अगर हम यहां से और इसके बीच का देख रहे हैं और इस तरह देख रहे हो, तो क्या है? ये जितना सिग्नल यहाँ पर मिल रहा है इस तरह, सेम सिग्नल यहाँ पे भी ऐसा मिल रहा है ना। तो इसलिए इस यहाँ से यहाँ तक का जो समय होगा, इसको हम क्या बोलते हैं? इसका टाइम पीरियड बोलते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे इसका टाइम पीरियड होता है, तो टाइम पीरियड हम यहाँ पे लिख देते हैं। टाइम पीरियड इसका जो होगा वो कितना होता है? टी होता है। अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/t हो जाएगा, ठीक है ना, हर्ट्ज। तो ये हो गया। इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड क्या कर रहा है? आपका चेंज कर रहा है। देखो, 0 से फिर मैक्सिमम, फिर 0, फिर क्या है? नेगेटिव जा रहा है, फिर 0 हो रहा है। तो इसका जो मैग्नीट्यूड क्या होता है? वो क्या होता है? आपका चेंज होता है। चेंज, चेंज का मतलब हम इसको क्या कर सकते हैं? अल्टरनेटिव कर सकते हैं। अल्टरनेटिव चेंज बोल सकते हैं, ठीक ना। अल्टरनेटिव चेंज होता है। इसका मैग्नीट्यूड क्या है? अल्टरनेटिव चेंज है। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो डीसी और एसी में थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक ना। डीसी का वेव फॉर्म क्या है आपका? कुछ इस तरह है, और इसका एग्जिस्टेंस जो होता है वो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी के बीच में होता है। टाइम पीरियड की बात करें तो टाइम पीरियड एक ऐसा समय अंतराल होता है जिसके बाद सिग्नल खुद को क्या करे? रिपीट करने लगे। लेकिन डीसी के केस में ऐसा नहीं होता है, तो हम मान के चलते हैं कि एक अनंत समय के बाद क्या करेगा? वो सिग्नल खुद को रिपीट कर रहा होगा, ठीक ना। तो इसलिए इसका जो टाइम पीरियड होता है वो कैसा होता है? इन्फिनिटी रखते हैं। और जब टाइम पीरियड इन्फिनिटी तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होता है? 1/t होता है, तो इसलिए यहाँ पे 0 हर्ट्ज हो गया। और डीसी सिग्नल का जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है? आपका चेंज नहीं होता है समय के साथ, ठीक ना। यहाँ पर जितना मैग्नीट्यूड था उतना ही कुछ समय बाद भी उसका मैग्नीट्यूड उतना ही रहेगा। तो इसलिए यहाँ पे जो इसका डीसी का मैग्नीट्यूड जो होता है वो क्या होता है? आपका कांस्टेंट होता है। एसी की बात करें तो एसी का जो फुल फॉर्म होता है वो आपका क्या होता है? अल्टरनेटिव करंट होता है। और इसका जो वेव फॉर्म होता है एसी का, दिखाने का जो तरीका है वो कुछ इस तरह होता है, ठीक ना। तो ये भी जो सिग्नल है वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में क्या करता है? एग्जिस्ट करता है। और ये एक पीरियोडिक सिग्नल है, ठीक ना। और इसके टाइम पीरियड की बात करें तो इसका एक टाइम पीरियड फिक्स होता है, ठीक है। मतलब एक ऐसा समय अंतराल जिसके बाद सिग्नल क्या करे? खुद को रिपीट करे। आप देखोगे इस पोर्शन में सिग्नल का जो शेप है, इसके बाद यहाँ इस पोर्शन में भी सिग्नल का वही शेप है, ठीक है ना। इतने बात भी देख रहे हो कि सिग्नल का वही शेप है। तो इसके बीच की जो दूरी, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की दूरी को हम क्या मान ले रहे हैं? टी मान ले रहे हैं। तो यही जो समय है यही इसका क्या है? आपका टाइम पीरियड है, ठीक ना। आप कहीं से भी मान सकते हो। अब इस दोनों पीक के बीच की दूरी को भी आप क्या मान सकते हो? टी मान सकते हो। हम इस टाइम पीरियड के बारे में काफी डिटेल्स से देखेंगे, तो अभी बस बेसिक नॉलेज रखो कि टाइम पीरियड होता क्या है। तो टाइम पीरियड एक ऐसा समय अंतराल है जिसके बाद सिग्नल खुद को क्या करने लगे? रिपीट करने लगे। तो टाइम पीरियड इसका होता है जिसकी वैल्यू क्या मान लिया हमने? टी। अगर वहां पर टी टाइम पीरियड है तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? 1/t, ठीक है ना। 1/t की हर्ट्ज हो जाएगी। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला यहाँ पे है। और इसका जो मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड क्या होता है? वो चेंज होता रहता है। और कैसा चेंज होता है? अल्टरनेटिव चेंज होता रहता है, ठीक ना। देखो
इस तरह चेंज हो रहा है आपका, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, इस तरह आपका क्या हो रहा है, चेंज होता जा रहा है। क्लियर? तो ये हो गया कुछ बेसिक पॉइंट्स डीसी और एसी की बात होगी। अब बात करते हैं हम जनरेशन ऑफ एसी की। तो देखिए इसमें हम देखेंगे कि एसी का जनरेशन कैसे करते हैं। इससे पहले हम एक क्वेश्चन पे डिस्कशन कर लेते हैं। जब हमारे पास स्टार्टिंग में डीसी थी तो उसके बाद हमें एसी के जनरेशन की क्यों जरूरत पड़ी। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जब आपके पास शुरुआत में डीसी करंट थी, डीसी सिस्टम था, तो उसका जो ट्रांसमिशन करना था आपको, वह एक फिक्स दूरी तक ही आप कर सकते थे। जैसे कि मान लो कि 10 किलोमीटर या 5 किलोमीटर दूरी तक ही उसका ट्रांसमिशन हो पा रहा था, ठीक है ना। अगर उससे दूर आपको ट्रांसमिशन करना रहता था तब आप वहाँ पे एक एक्स्ट्रा पावर प्लांट लगाते थे, तब फिर उसके आगे आप डीसी को ट्रांसमिट कर पाते थे। तो उस टाइम पर डीसी का यह सबसे बड़ा डिसएडवांटेज था, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए निकोला टेस्ला ने एसी करंट का क्या किया, इन्वेंशन किया, ठीक ना। तो एसी करंट की खोज की। तो एसी करंट में क्या था कि आप एक, जैसे कि यहाँ पे आप एसी का जनरेशन कर रहे हो, तो यहाँ से आप बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस तक एसी को क्या कर सकते थे, ट्रांसमिट कर सकते थे, ठीक है ना। और इसको ट्रांसमिट करने में सबसे बड़ा रोल जो निभाता है आपका, वह है आपका ट्रांसफार्मर, ठीक ना। तो ट्रांसफार्मर क्या करता था कि लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में बदल देता था, और फिर उसके आगे हम क्या करते थे, हाई वोल्टेज को ट्रांसमिट कर पाते थे। फिर जहाँ पे आपका मान लो कि जहाँ पे आपका घर है या जहाँ पे आपको लाइट रिसीव करनी है, उसके बगल में एक ट्रांसफार्मर और लगाते थे। फिर उस हाई वोल्टेज को हम क्या करते थे, लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर हम अपने घरों में उसको यूज कर लेते थे, या अपनी कंपनियों में या अपने कारखानों में हम उसको यूज कर लेते थे। लेकिन डीसी में, जब डीसी सिस्टम था तो ऐसा हम नहीं कर पा रहे थे, ठीक है ना। हम डीसी को स्टेप अप या स्टेप डाउन नहीं कर पाते थे, जिसके कारण हम डीसी को बहुत दूर तक ट्रांसमिट नहीं कर पाते थे, ठीक है ना। क्योंकि लॉन्ग दूर तक ट्रांसमिट करने के लिए हमें हाई वोल्टेज की जरूरत होती थी। तो उस टाइम पर हमारे पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं था कि हम डीसी को बहुत हाई वोल्टेज तक ले जाएं और फिर उसको ट्रांसमिट करें। लेकिन आज के टाइम पे यह पॉसिबल है कि हम डीसी को भी बहुत दूर तक ट्रांसमिट कर सकते हैं, और उस ट्रांसमिशन को हम बोलते हैं HVDC ट्रांसमिशन, ठीक है ना, हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन। तो आज के टाइम पे हम डीसी को भी बहुत दूर तक ट्रांसमिट कर पाते हैं। देखो डीसी के ट्रांसमिशन और एसी के ट्रांसमिशन में एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये भी है कि अगर आप डीसी का ट्रांसमिशन करते हो तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए या उस पावर प्लांट को सेटअप करने के लिए जो आपकी कॉस्ट आएगी वो क्या होती थी, बहुत ज़्यादा होती थी, ठीक है ना, इन कंपेयर टू एसी के पावर प्लांट की। तो एसी का जो पावर प्लांट होता है उसको इस्टेब्लिश करने में आपको क्या करना पड़ता है, बहुत ही कम खर्चा करना पड़ता है इन कंपेयर टू डीसी। तो डीसी में क्या था कि डीसी के ट्रांसमिशन में आपका खर्चा ज़्यादा होता है, और एसी के ट्रांसमिशन में खर्चा जो है आपका, जो इकोनॉमिक खर्चा है आपका, वो क्या है, कम होता है। तो इसलिए मैक्सिमम जो होता है वो आपका एसी ट्रांसमिशन को प्रेफर किया जाता है। लेकिन एसी ट्रांसमिशन का भी एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि एसी ट्रांसमिशन में जब आप एसी ट्रांसमिशन करते हो तो उसमें लॉसेस बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं आपको बता दूं तो उसमें कोरोना लॉस जो होता है एसी ट्रांसमिशन में बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन डीसी के ट्रांसमिशन में कोरोना लॉस नहीं होता है, ठीक है ना, उसमें कोरोना लॉस डीसी के ट्रांसमिशन में नहीं होता है। लेकिन एसी के ट्रांसमिशन में क्या होता है कि कोरोना लॉस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये सब पावर सिस्टम का पार्ट है, तो इसलिए इसमें मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ। बस मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे रहा हूँ कि एसी की खोज क्यों की गई, उसका रीज़न क्या था, ठीक है ना। तो खोज इसलिए की गई थी कि उस टाइम पर हम डीसी को ज़्यादा दूर तक ट्रांसमिट नहीं कर पा रहे थे, लेकिन एसी को हम ट्रांसमिट कर ले जा रहे थे, ठीक है ना। लेकिन ट्रांसमिशन की नज़र से देखा जाए तो सबसे बेस्ट कौन है, डीसी ही है, ठीक है ना। डीसी में लॉसेस कम होते हैं, एसी में क्या होता है, लॉसेस ज़्यादा होता है। लेकिन अगर इकोनॉमिक फैक्टर से देखोगे तो डीसी का के ट्रांसमिशन में आपका क्या होता है, कॉस्ट ज़्यादा लगती है, पैसा ज़्यादा लगता है, खर्चा ज़्यादा होता है। लेकिन एसी के ट्रांसमिशन में खर्चा क्या होता है, कम होता है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, जनरेशन ऑफ एसी की बात करते हैं। तो देखो जनरेशन ऑफ एसी को पढ़ने से पहले आपको कुछ बेसिक बातें पता होनी चाहिए, जैसे कि फ्लक्स क्या होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, फैराडे का नियम क्या है, लेंज क्या होता है, लेंज के नियम क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद फ्लेमिंग राइट हैंड रूल्स क्या है। तो चलिए हम शुरू करते हैं सबसे पहले फ्लक्स से,
तो मैं फ्लक्स से बताता हूं, मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करता हूं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूं सबसे पहले मैग्नेटिक फ्लक्स की। तो मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करते हैं, तो आपने मैग्नेट देखा ही होगा। तो मैग्नेट में क्या होता है कि दो पोल होते हैं, एक क्या होता है नॉर्थ पोल होता है और दूसरा क्या होता है आपका साउथ पोल होता है। ये मान लो मैंने बना लिया ये नॉर्थ पोल और ये इसका क्या बना दिया मैंने साउथ पोल। तो चुंबक में क्या होता है, जो मैग्नेट होता है उसमें क्या होता है कि नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक लाइन चलती है और साउथ पोल की तरफ जाती है। नॉर्थ पोल से चलती हैं और साउथ पोल की तरफ जाती हैं। और चुंबक के अंदर देखोगे तो मैग्नेटिक लाइन जो थी वो साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ जाती है। लेकिन चुंबक के बाहर क्या होता है कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाती है, लेकिन चुंबक के अंदर उल्टा होता है, साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती है। ठीक, इसी तरह नीचे से भी एक बना दो, ठीक है ना। तो इस तरह आपके क्या है मैग्नेटिक लाइंस होती है। तो इसी तरह ढेर सारी मैग्नेटिक लाइंस होती हैं जो नॉर्थ से निकलती हैं और किधर एंटर करती हैं, साउथ की तरफ जाती हैं, ठीक है ना, ट्रेवल करती हैं। इसी तरह ढेर सारी लाइंस आपस में इस तरह आपस में इसी तरह जाती रहती है, नॉर्थ और साउथ, इसी तरह इधर भी, ठीक ना, कुछ इस तरह बना रहता है। तो ये ढेर सारी मैग्नेटिक लाइंस होती है, नॉर्थ से निकल के कहाँ पे जाती हैं, साउथ में जाती हैं। सभी नॉर्थ से निकलेंगी और साउथ की तरफ जाएंगी। तो इन लाइंस को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक लाइंस बोलते हैं। और इसके चारों तरफ जो एरिया है जिसमें आप चुंबकीय बल का अनुभव कर रहे हो, उस चारों तरफ एरिया को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, मतलब चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं। लेकिन हमें पढ़ना क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे क्या होता है, तो देखो अगर किसी सरफेस की बात करें, अगर किसी सरफेस से इन्हीं मैग्नेटिक लाइंस को गुजार दो, ठीक है ना। आपके पास कोई सरफेस है और इस सरफेस से आप क्या करो, इन मैग्नेटिक लाइंस को आप क्या कर दो, पास कर दो, ठीक है। इससे इसको पास कर दो। तो अब इस एरिया से जो मैग्नेटिक लाइंस पास हो रही है ना, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, फ्लक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो किसी एक सरफेस से पास होने वाले मैग्नेटिक लाइंस को ही हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। तो किसी सरफेस से अगर कोई फ्लक्स आपकी मैग्नेटिक लाइंस गुजर रही है तो उसको हम क्या बोल देंगे, उसका फ्लक्स बोल देंगे। फाई इक्वल टू जो होता है, फ्लक्स को हम फाई से दिखाते हैं, फाई इक्वल टू जो होता है वो होता है बी डॉट ए होता है। ए जो है यहाँ पे आपका क्या है, एरिया है। और एरिया के ऊपर देख रहे हो आप, मैंने एरो लगाया है, तो एरिया यहाँ पे क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है ना। आपको पता होना चाहिए कि एरिया भी क्या होता है, आपका एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, यहां से आपको मिल जाएगा बी ए कॉस थीटा, ठीक है ना, ये थीटा है। तो फाइव इक्वल टू आपको क्या मिल गया, बी ए कॉस थीटा। कॉस थीटा कब यूज होगा, मान लो कि ये जो सरफेस है वो कुछ तिरछा रखा होता है। मान लो कि ये जो सरफेस है वो क्या है, कुछ तिरछा रखा रहता है। यहाँ पे क्या है कि ये सरफेस जो है ये इस मैग्नेटिक लाइंस के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो जिसके कारण इस सरफेस का जो एरिया है, ठीक है ना, और इस मैग्नेटिक लाइंस के बीच का जो एंगल है वो क्या है, 0 डिग्री है, ठीक है ना। तो जिस डायरेक्शन में ये है उसी डायरेक्शन में इस एरिया का क्या है, वेक्टर है, ठीक है ना, ये वेक्टर ए है। तो इन दोनों के बीच में क्या है, 0 डिग्री। यहाँ पे थीटा क्या है आपका, 0 डिग्री है। जब थीटा 0 डिग्री होगा तो यहाँ से फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बी ए, ठीक है ना। तो यहाँ पे फाई जो होगा वो किसके बराबर होगा, बी ए के बराबर होगा। कब, जब ये सरफेस जो है वो मैग्नेटिक लाइंस के क्या है, परपेंडिकुलर हो। परपेंडिकुलर होगा तो ये वेक्टर के एरिया और ये जो मैग्नेटिक लाइंस है उनके बीच का एंगल क्या होगा, 0 डिग्री, ठीक है ना। तो जिसके कारण फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बी हो जाएगी। लेकिन अगर ये सरफेस कुछ तिरछा रहे,
या इस सरफेस से जो मैग्नेटिक लाइन है कुछ इस तरह पास हो। सपोज करो मान लो कि ये आपका सरफेस ही है, ठीक ना। अब इससे मैग्नेटिक लाइंस कुछ इस तरह पास हो, कुछ इस तरह पास हो रही हो, तब आप देखोगे इस समय आप देखोगे तो इसका जो वेक्टर ए है वो तो इसी डायरेक्शन में है, क्योंकि सरफेस को हमने चेंज नहीं किया, मैग्नेटिक लाइंस को हमने क्या कर दिया, तिरछा कर दिया। और ये बी, यहाँ पे मैं बी डाल देता हूँ, ठीक है। तब इसके बीच में क्या है, एक एंगल बन रहा है, ठीक ना, थीटा। इनके बीच में क्या है, एक एंगल बन रहा है। तो यहां से आप देखोगे तो यहां से क्या मिल जाएगा, फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, ठीक ना, ये वैल्यू मिल जाएगी। तो इसीलिए फाई जो होता है वो बी डॉट ए होता है, ठीक ना। तो बी डॉट ए का मतलब क्या हो गया, बी ए कॉस थीटा। और फ्लक्स जो होता है उसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, वेबर होती है, वेबर होती है। वेबर को हम डब्ल्यू बी से भी डिनोट करते हैं, ठीक ना। और फ्लक्स जो है वो आपकी क्या है, एक अदिश राशि है, क्लियर। तो ये हो गया फ्लक्स के बारे में। तो आपको फ्लक्स समझ में आया। फ्लक्स क्या है, फ्लक्स क्या है, अगर कोई मैग्नेटिक लाइंस किसी एक सरफेस से पास हो रही है तो उस मैग्नेटिक लाइंस को ही हम क्या बोल देते हैं, उसका फ्लक्स बोल देते हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को कुछ इस स्टाइल में आप समझिए कि जैसे कि मैंने यहाँ पे फिगर बना रखे हुए हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैंने फिगर बनाया है एक मैग्नेट का। तो मैंने ये दिखाया है कि मैग्नेट के नॉर्थ से क्या है, मैग्नेटिक लाइंस निकल रही हैं, ठीक है ना। और ये घूमकर मान लो कि साउथ की तरफ गई होंगी, जिसको मैंने नहीं दिखाया, ठीक है ना। आप इमेजिन कर लो कि ये सारी लाइंस क्या होंगी, घूमकर फिर साउथ की तरफ गई होंगी। तो मैंने सिर्फ इधर का हिस्सा दिखाया है। तो नॉर्थ से क्या है, मैग्नेटिक लाइंस क्या है आपके निकल रही है, ठीक है। अब दूसरे फिगर की अगर बात करोगे, इस फिगर में देख रहे हो तो इस मैग्नेट के पास में मैंने एक कॉइल्स रखी हुई है, ठीक है ना। इस मैग्नेट के पास में मैंने क्या रखा है, एक कॉइल्स रखी हुई है, और वो उसकी डिस्टेंस जो है वो कितनी है, x1 दूरी पे है, ठीक है ना। तब इस केस में आप देख रहे हो कि ये जो मैग्नेट की जितनी भी नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस थी वो सब की सब इस कॉइल से होके गुजर रही हैं, ठीक है ना। यानी मैं कह सकता हूं कि इससे क्या है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस क्या है, लिंक कर रही हैं। इसका मतलब ये क्या हुआ कि यहाँ पे इस कॉइल के अंदर जो है फ्लक्स क्या है, ज्यादा है, ठीक है ना। मैंने अभी बताया था कि फ्लक्स क्या है, किसी सरफेस से गुजरने वाली ही मैग्नेटिक लाइंस को हम क्या बोलते हैं, फ्लक्स बोलते हैं। तो ठीक उसी तरह अगर कॉइल्स की बात करोगे तो अगर कॉइल्स से होकर जाने वाली मैग्नेटिक लाइंस को हम क्या बोलेंगे, फ्लक्स बोलेंगे। तो यहाँ पे मैक्सिमम जितनी भी मैग्नेटिक लाइंस है वो सब की सब इससे गुजर रही हैं। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे फ्लक्स जो है वो क्या है, मैक्सिमम है, ठीक है ना। अब तीसरे फिगर की बात करो। अब इस फिगर में मैंने क्या किया है कि मान लो कि ये ब्लैक वाला आपका क्या है, मैग्नेट है, और ये ब्लू मार्कर जो है आपका क्या है, कॉइल्स है। तो इसमें से मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ध्यान से देखना। मैं मैग्नेट को क्या कर सकता हूँ, दूर ले जा सकता हूँ, ठीक, एक केस ये हो गया। दूसरा, या तो मैं कॉइल्स को दूर ले गया आऊंगा, ठीक। तीसरा, या तो मैं दोनों को दूर ले गया आऊंगा, ठीक है ना। मतलब इन तीनों में से आप कोई भी केस कर सकते हो, या दोनों को पास ले जाओ, दूर ले जाओ, ठीक ना। मतलब कोई भी केस कर सकते हो, बस आपको ध्यान रखना है कि इनके बीच में क्या होना चाहिए, रिलेटिव मोशन होना चाहिए, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया है कि कॉइल्स को दूर रखा है, ठीक है ना। आप कोई भी कर सकते हो, मैग्नेट को दूर ले जाओ, कॉइल्स को दूर ले जाओ, या दोनों को दूर ले जाओ, पास लाओ, कुछ भी कर सकते हो। तो मैंने क्या किया है कि कॉइल्स को अब क्या किया, थोड़ा सा दूर रख दिया। कितनी दूरी पर रख दिया, x2 दूरी पर रख दिया। तो अब देखो क्या हो रहा है। तो जब मैं x1 दूरी पे था, मतलब जब मैग्नेट के करीब में था, तब मेरे कॉइल्स से क्या हो रहा था कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस क्या है, गुजर रही थी। मतलब मैक्सिमम मैग्नेटिक लाइंस क्या हो रही थी, गुजर रही थी, जिसके कारण फ्लक्स जो था वहां पे क्या था, मैक्सिमम था, ठीक है ना। लेकिन जब कॉइल्स दूर चली गई तो देख रहे हो कि यहाँ पे कुछ लाइन जो है वो कॉइल्स से पास नहीं हो रही, बल्कि कॉइल्स से के बगल से चली जा रही है, ठीक ना। उसमें से पास नहीं हो रही, उसके बगल से चली गई। उसी तरह नीचे से भी देख रहे हो कुछ मैग्नेटिक लाइंस जो है वो क्या है, कॉइल में नहीं जा रही है, ठीक ना। तो यानी अब हम कह सकते हैं कि जब कॉइल्स दूर गई मैग्नेट से
तो इस केस में कॉइल के अंदर क्या है कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस जो थी वो अब कम है। तो जब मैग्नेटिक लाइंस कम है तो इसका मतलब अब उसके अंदर जो फ्लक्स होगा वो क्या हो गया होगा, कम हो गया होगा। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि जब कॉइल्स पास थी तो फ्लक्स ज्यादा था, जब कॉइल्स दूर हो रही है मैग्नेट से तो फ्लक्स कम हो रहा है। तो मतलब क्या हुआ कि अगर आप मैग्नेट और कॉइल्स को की पोजीशन को बार बार चेंज करते रहेंगे तो उसके अंदर फ्लक्स भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है ना, फ्लक्स चेंज हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि उसके अंदर फ्लक्स लिंकेज चेंज हो रहा है। क्लियर, तो इसके अंदर क्या है, फ्लक्स लिंकेज हो रहा है। तो इस प्रोसेस के थ्रू इस कॉइल में क्या होगा कि एक ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। क्या जनरेट हो जाएगा, एक ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। ईएमएफ का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ईएमएफ की बात करना कर रहा हूं। ईएमएफ का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट हो जाएगा। ठीक ना, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ईएमएफ का फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और इसी को हम क्या बोलते हैं, वोल्टेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वोल्टेज बोलते हैं। तो आप देख रहे हो जैसा कि आपने पढ़ा था वहां पे, जब मैं आपको इंडक्टेंस के बारे में पढ़ा रहा था तो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर किसी वायर में करंट फ्लो होती है तो उसके चारों तरफ क्या होता है कि एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। आप अगर मैग्नेटिक सर्किट के बारे में पढ़े हो तो उसमें भी आप कहीं ना कहीं पढ़े होंगे, जैसे कि बायो-सेवार्ट का नियम होता है उसमें आप पढ़े होंगे। ठीक ना, कि अगर किसी वायर में करंट फ्लो हो रहा है तो उसके चारों तरफ क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो ठीक इसका रिवर्स भी हो सकता है कि अगर किसी वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रख दो और उस वायर को मूव कराओगे ना तो उसके अंदर क्या होगा कि इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो सकती है। जैसे कि इलेक्ट्रिक करंट से क्या हो रहा था कि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा था, तो ठीक इसका रिवर्स भी हो सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकती है। ठीक है ना, तो वही प्रोसेस यहाँ पे हो रहा है और इसी पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। क्लियर, और वो कैसे होता है कि जब आप कॉइल्स के अंदर फ्लक्स को चेंज कर रहे हो, चाहे मैग्नेट को पास ला रहे हो कॉइल्स के, या कॉइल्स को मैग्नेट से दूर ले जाओ, या दोनों को आप पास लाओ करीब लाओ। ठीक ना, या दोनों को पास लाओ या तो दूर ले जाओ। ठीक ना, अगर रिलेटिव मोशन के बीच में कर रहे हो तो उस कॉइल से जो फ्लक्स लिंकेज हो रहा है वो क्या हो रहा होगा, आपका चेंज हो रहा होगा। ठीक ना, उसी चेंज के कारण उसी फ्लक्स लिंकेज के कारण इस पूरे कॉइल में क्या होगा कि एक वोल्टेज जनरेट हो रहा होगा। ठीक है ना, क्या जनरेट हो रहा होगा, वोल्टेज जनरेट हो रहा होगा। उस वोल्टेज को हम क्या बोलते हैं, ईएमएफ बोलते हैं। और ईएमएफ का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है। और उसी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को हम क्या नाम से जानते हैं, वोल्टेज के नाम से जानते हैं। क्लियर, तो कॉइल्स की पोजीशन को चेंज करने से मतलब ये कि मैग्नेट और कॉइल्स दोनों के बीच की पोजीशन को बार बार चेंज करने से उनके अंदर फ्लक्स लिंकेज चेंज हो रहा था, जिसके कारण यहाँ पे क्या हो गया, वोल्टेज जनरेट हो गया। इस पूरे प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। क्लियर, अब देखो अभी करंट नहीं आई है। ठीक ना, अभी करंट क्यों नहीं आई है, क्योंकि ये जो पाथ है ओपन सर्किट है और ओपन सर्किट पाथ में करंट फ्लो नहीं होती है। ठीक ना, करंट कब फ्लो होती है, जब एक क्लोज पाथ होता है। तो इसमें करंट फ्लो करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो इसमें करंट फ्लो करने के लिए आपको यहाँ पे लोड कनेक्ट करना पड़ेगा। क्या कनेक्ट करना होगा, लोड की जगह, लोड का मतलब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। ठीक ना, आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो, लोड कनेक्ट कर सकते हो। ठीक ना, एक रेजिस्टेंस, सिंपल रेजिस्टेंस भी कनेक्ट कर सकते हो, एक इंडक्टर भी कनेक्ट कर सकते हो, एक कैपेसिटर भी कनेक्ट कर सकते हो, कुछ भी कनेक्ट कर सकते हो, एक बल्ब भी कनेक्ट कर सकते हो। ठीक ना, कुछ भी कनेक्ट कर सकते हो। तो अगर बल्ब को कनेक्ट करते हो तो बल्ब क्या हो जाएगा, ऑन मतलब जलने लगेगा, मतलब ठीक है ना, बल्ब क्या होगा, ग्लो करने लगेगा जब इसके पोजीशन को आपस में क्या कर रहोगे, चेंज कर रहोगे। ठीक है ना, तो जैसे ही लोड कनेक्ट करोगे तो इसमें एक करंट फ्लो होने लगेगी। ठीक है ना, अब वो करंट की डायरेक्शन क्या होगी वो बताते हैं, किसके अकॉर्डिंग होती है, लेंज के नियम के अनुसार होती है। तो जैसे इसमें एक लोड कनेक्ट करोगे ना तब इसमें क्या होगी, एक करंट फ्लो होने लगेगी। तो मान लेते हैं कि इस करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरह की होगी। ठीक है ना, मान लेते हैं यहाँ पे कि अगर लोड कनेक्ट कर रहे हो तो इसमें एक क्या होगी, करंट फ्लो हो रही होगी। मान लेते हैं कि इसकी करंट की डायरेक्शन क्या होगी, कुछ इस तरह की। इस पूरे कॉइल्स में एक करंट फ्लो हो रही है, ये आपका क्या है, लोड है।
तो ये जो पूरा प्रोसेस था, इसी पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। क्लियर। तो अभी हमने देखा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रोसेस में क्या हो रहा है कि एक वोल्टेज जनरेट हो रहा है, ठीक है ना। तो उस वोल्टेज की वैल्यू कितनी होगी, तो इसको बताया फैराडे लॉ ने, ठीक है ना। तो इसको हम निकाल सकते हैं फैराडे लॉ से। तो फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंग ये वोल्टेज कितना जनरेट हुआ होगा, ईएमएफ, उसकी बात करते हैं, ठीक है ना। तो फैराडे लॉ क्या बताता है कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से वोल्टेज जनरेट हो रहा है वो कितना होगा। तो ईएमएफ इक्वल टू जो होता है वो होता है एन डी फाई अपॉन डी टी, एन डी फाई अपॉन डी टी। एन यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है, ठीक। डी फाई अपॉन डी टी क्या है, चेंज ऑफ फ्लक्स, ठीक ना। इसको आप ये भी लिख सकते हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, इस तरह लिख सकते हो, ठीक ना। मतलब फ्लक्स में कितना चेंज कर रहे हो आप, उस पर डिपेंड करता है। तो ये हो गया फैराडे लॉ। तो फैराडे लॉ ने बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के थ्रू जो वोल्टेज जनरेट हो रहा है कॉइल्स में वो कितना होगा, वो कितना होगा, E इक्वल टू एन डी फाई अपॉन डी टी के बराबर होगा, ठीक है। लेकिन ये जो है फॉर्मूला अभी अधूरा है, ठीक है ना। इसको कंप्लीट करने के लिए इसमें एक नियम और जुड़ता है जिसको हम बोलते हैं लेंज का नियम, ठीक ना। तो इसमें आता है लेंज लॉ। तो लेंज लॉ क्या बताते हैं, लेंज लॉ ये बताते हैं कि जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रोसेस कर रहे थे तो उसमें करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरह होगी कि वह जिसके कारण प्रोड्यूस हो रही है वो उसी का क्या करेगी, विरोध करेगी, ठीक है ना। ये देखो थोड़ा सा डेप्थ की बात है, इसको हम मशीन में पढ़ते हैं बहुत अच्छे फॉर्म में। तो अभी यहाँ पे हम सिर्फ डिफिनेशन वाइज देख रहे हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे लेंस क्या बता रहे हैं कि लेंस ये बता रहे हैं कि जो उस कॉइल्स में करंट की डायरेक्शन होगी या उस कॉइल्स में जो करंट फ्लो हो रही होगी वो कुछ इस तरह फ्लो हो रही होगी कि वो जिसके कारण प्रोड्यूस हो रही है वो उसी का क्या कर रही होगी, अपोज कर रही होगी, क्लियर। तो लेंज ने क्या किया कि इस फैराडे लॉ के नियम में, इस फैराडे के नियम में एक माइनस का साइन दे दिया, ठीक ना। माइनस का साइन क्या बता रहा है कि जिसके कारण वोल्टेज जनरेट हो रहा है या जिसके कारण करंट डेवलप हो रही होगी वो कुछ इस तरह होगा कि जिस वो उसी का क्या कर रहा होगा, अपोज कर रहा होगा, ठीक है ना। तो E इक्वल टू माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी। इस देखो लेंज लॉ, फैराडेज लॉ, ये सब जो है मशीन में काफ़ी डिटेल में पढ़ा जाता है, ठीक है ना। तो नेटवर्क थ्योरी में ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसलिए मैं बस एक ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको, ठीक है ना। तो ये हो गया लेंज लॉ। तो कंप्लीट इक्वेशन आपकी ये है, E इक्वल टू माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी। लेकिन मैं आपको बता दूं जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे इस फॉर्मूले पे तो आपको सिर्फ ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। E इक्वल टू एन डी फाई अपॉन डी टी, वहां पे माइनस का साइन नहीं दिखाना होता है, ठीक है ना। क्योंकि माइनस का साइन क्या बता रहा है कि जिसके कारण वह जनरेट हो रहा है वो उसी का क्या कर रहा होगा, अपोज कर रहा होगा, बस इतना ही माइनस का साइन डिनोट कर रहा है, क्लियर। ओके, अब हम इसमें बात करते हैं और आगे फ्लेमिंग्स के राइट हैंड रूल की बात करते हैं। तो देखिए फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल क्या है। तो फ्लेमिंग का जो राइट हैंड रूल है वो कुछ इस तरह है कि आप अपने राइट हैंड को की 3 उंगलियों को, अपने राइट हैंड की 3 उंगली को कुछ इस तरह कर लीजिए, ठीक है ना। तीनों आपस में क्या हो, परपेंडिकुलर हो। जैसे अंगूठा ऊपर है, इसको आप इस तरह कर लो, ये जो फर्स्ट फिंगर है आपकी और ये जो सेकंड फिंगर है जिसको आप मिडिल फिंगर बोल रहे हो वो इसको इस तरह कर लो। तो आप देख रहे हो कि इसके और इसके बीच में क्या है, थंब और इस फर्स्ट फिंगर के बीच में क्या है, 90 डिग्री का एंगल दिख रहा होगा। इसके और इसके बीच में भी आपको कैसा दिख रहा होगा, 90 डिग्री, और इसके बीच में भी आपको 90 डिग्री दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो इसमें फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग जो आपका थंब होता है वो थंब जो होता है वह कंडक्टर के मूवमेंट को बताता है। मतलब एक बार फिर से आप देखो, तो मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि अगर आप किसी कंडक्टर को एक मैग्नेटिक फील्ड्स में रख दो, ठीक ना,
इसमें मैग्नेटिक लाइन क्या होगी, नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही होंगी, कुछ इस तरह मैं बना देता हूँ। नॉर्थ से क्या हो रही होगी, साउथ की तरफ जा रही होगी। अगर आप इसमें एक कंडक्टर रख दो तो देखिए फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल्स क्या है। फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल्स के अकॉर्डिंग अगर आप किसी भी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड्स में रख रहे हो और उस कंडक्टर को अगर आप मूव कराते हो तो उस कंडक्टर को अगर आप मूव करा रहे हो तो वो कंडक्टर क्या कर रहा होगा कि मैग्नेटिक लाइंस को क्या कर रहा होगा, कट कर रहा होगा। तो जिसके कारण वहां पे कौन सी प्रोसेस हो रही होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाली प्रोसेस हो रही होगी। तो जिसके कारण उस कंडक्टर में क्या होगा, एक करंट फ्लो होगी। तो अगर उस करंट की आपको डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है ना, तो तब उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल क्या है कि आप अपने राइट हैंड को कुछ इस शेप में कर लो, ठीक है ना, कि अंगूठा जो है आप ऊपर की तरफ कर लो और ये जो फर्स्ट फिंगर है आपको इस तरह रखनी है इस पोजीशन में, और ये जो सेकंड फिंगर है जिसको आप मिडिल फिंगर बोल रहे हो वो कुछ इस तरह रखनी है, ठीक ना। मतलब ऐसा शेप करो कि तीनों आपस में क्या हो, परपेंडिकुलर हो। तो ये जो थंब होगा वो कंडक्टर के मूवमेंट की बात कर रहा होगा, ठीक ना। ये थंब जो होगा वो किसको शो कर रहा होगा, कंडक्टर के मूवमेंट को शो कर रहा होगा। और ये जो फर्स्ट फिंगर है ये किसको शो कर रहा होगा, मैग्नेटिक लाइंस को शो कर रहा होगा या मैग्नेटिक फ्लक्स को शो कर रहा होगा, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स किस डायरेक्शन में। और ये जो सेकंड फिंगर है ये फिंगर आपको बता रहा होगा कि उस कंडक्टर में करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। तो देखो ये सामने फिगर है आपका नॉर्थ, तो नॉर्थ से साउथ की तरफ आपकी मैग्नेटिक लाइंस क्या है, फ्लो हो रही है। और मान लो कि इस कंडक्टर को मैं ऊपर की तरफ मूव कर रहा हूं, ठीक ना, तब इस कंडक्टर में करंट कैसे फ्लो हो रही होगी। तो देखो जरा, अब ये उंगली जो है हमारी किधर होगी, फ्लक्स की डायरेक्शन में, तो फ्लक्स इधर है, क्लियर। अब इस कंडक्टर को मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर की तरफ मूव कर रहा हूँ, तो लो कंडक्टर मैंने क्या किया, ऊपर की तरफ मूव किया, ठीक ना। तो अब करंट किधर है, करंट किधर दिख रही है आपको, बोर्ड के अंदर देखो। अच्छा ये कंडक्टर जो है इस तरह नहीं रखा हुआ, ये कंडक्टर इस तरह रखा हुआ है, ठीक है ना, 3D फिगर है। तो इस थोड़ा इमेजिन करिए कि ये जो मार्कर है ये आप कंडक्टर है, ये जो ब्लैक कलर से मैंने बनाया है, तो ये ऊपर नीचे इस तरह मूव कर रहा हूँ, ठीक ना। तो मान लो कि मैं कंडक्टर को ऊपर ले जा रहा हूँ, तो अब इस कंडक्टर में करंट कैसे फ्लो होगी। तो देखो मैं इस कंडक्टर पे क्या कर रहा हूँ, अपने हाथ को इस तरह रख रहा हूँ। तो ये जो उंगली है वो किसकी डायरेक्शन में, फ्लक्स की डायरेक्शन में, देखो फ्लक्स इधर जा रहा है, ठीक। और ये जो थंब है वो किसकी डायरेक्शन को बता रहा है, कंडक्टर किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो कंडक्टर हमारा क्या है, ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, तो लो, ठीक ना। और ये हो गया, तो दो डायरेक्शन हमारी फिक्स हो गई, ठीक ना, कंडक्टर ऊपर। तो इस कंडक्टर में करंट कैसे फ्लो हो रही होगी, तो देख रहे हो कि ये जो उंगली है, ये वाली जो उंगली है वो किधर की तरफ है, बोर्ड की तरफ है। तो इसका मतलब इस कंडक्टर में जो करंट होगी उसकी डायरेक्शन बोर्ड के अंदर जाती हुई दिख रही होगी। तो यहाँ पे मैं मार्कर लगा देता हूँ, करंट की डायरेक्शन को शो कर देता हूँ, ये करंट की डायरेक्शन होगी, ठीक ना। तो करंट कुछ इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही होगी। अगर हम कंडक्टर को क्या कर रहे हैं, ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं, तो ये कंडक्टर इस तरह नहीं रखा है बल्कि ये इस तरह रखा हुआ है, तो ना 3D फिगर है। तो कंडक्टर को मैं ऊपर कर रहा हूँ, मूव कर रहा हूँ, तो अंगूठा ऊपर की तरफ हो गया मेरा, ये मैग्नेटिक फ्लक्स की लाइन, और इस पे मैंने हाथ रखा तो करंट हमारी क्या है, अंदर की तरफ फ्लो हो रही है। सपोज करो कि इस कंडक्टर को मैं नीचे की तरफ ले जाता, तो नीचे की तरफ ले जाए तो मैग्नेटिक लाइंस कट हो रही है, तो अंगूठा क्या हो गया, अभी ये नीचे की तरफ, अभी भी ये जो उंगली है वो मैग्नेटिक फ्लक्स की तरफ ही रहेगी। तो अब मैं हाथ रख रहा हूं तो देखो ये नीचे की मूवमेंट है, ये फ्लक्स की डायरेक्शन हो गई आपकी, तो करंट क्या है आपकी, करंट की डायरेक्शन क्या है, आपकी तरफ है। तो इसका मतलब अब जो करंट की डायरेक्शन रही होगी वो ब्लैक बोर्ड से बाहर की तरफ रही होगी, क्लियर। तो यही है आपका फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। तो ये जो छोटे छोटे टॉपिक हैं, इन टॉपिक की मदद से हम आगे पढ़ेंगे कि एसी करंट कैसे जनरेट होती है, ठीक है ना। तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही।